नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, आज का जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी आपको प्रदान कर दिए थे और आप लोग का इस पर रिस्पॉन्स भी मिला। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में आपके साथ शेयर किए हैं, उस सभी पे जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे डिस्कस हो जाए, ताकि नेट के एग्ज़ाम में उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप लोग 100% उसका करेक्ट आंसर दे लें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246 एंड क्वेश्चन है, देखिए, कम्युनिकेशन का कहा गया, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हैबिटर। तो देखिए कहा क्या है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है, इनहिबिटर। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, यानी पॉलिसी डिस्कोर्स, डिसीजन मेकिंग एंड कंसोलेशन कमेंट्स। ठीक है, सेकेंड है आपका संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा, यानी डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन थर्ड, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति, यूज ऑफ सिंपल वर्ड, क्वाइट रिस्पॉन्स एंड डिफेंसिव एटीट्यूड। एंड आपका फोर्थ है व्यक्ति कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्णन। ठीक है, यानी कि पर्सनल स्टेटमेंट, ट्रैकिंग एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला था आपका 60% लोग कह रहे थे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि अवरोधक कहा गया है कि प्रभावी संप्रेषण में कौन से, ठीक है, अवरोधक देखें तो तत्व हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी डिस्कोर्स, डिसीजन मेकिंग एंड कंसोलेशन कमेंट्स, ये जो होगा यही आपका अवरोधक तत्व के रूप में आएगा। उसके अलावा देखा जाए तो जितने भी अदर ऑप्शन में हैं वो देखा जाए तो एक कम्युनिकेशन को बेहतर करने का, ठीक है, तत्व के रूप में पाए जाएंगे। ठीक, तो सबसे देखा जाए तो एप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन देखा जाए तो 1 ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निध का मतलब होता है देखिए नीति प्रवचन। ठीक है, नीति का अर्थ होता है मतलब व्यवहार का ढंग, यानी बर्ताव का तरीका। ठीक है, और प्रवचन का मतलब है किसी को समझाना या विशिष्ट रूप से, ठीक है, किसी को कुछ कहना। ठीक है, सेकंड हो गया आपका निर्णय परक होना। ठीक है, अगर आप निर्णय परक हो जाते हैं, ठीक है, निर्णय परक ज़्यादा हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन में, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत जल्द निर्णय परक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ पे निर्णायक परख जल्दी से जल्दी आप हो जाते हैं तो पूरी बात, ठीक है, आपके पास नहीं समझ में आएगी। आगे आपका सांत्वना टिप्पणियों की बात की गई है, तो बिल्कुल सांत्वना टिप्पणियाँ अगर आप देते रहते हैं तो इससे समस्या आ जाती है कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो पर्सन है सामने, ठीक है, वो देखा जाए तो वो थोड़ा सा किसी और सिचुएशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट अगर आंसर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 247 है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ठीक है, कहा गया है कि शिक्षक छात्र संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अनइंस्पायर्ड यानी उदासीन। सेकेंड है आपका क्लासरूम एंड लिमिटेड यानी कक्षा तथा सीमित। आगे कहा गया है कि गुडविल एंड रिस्पेक्टफुल। एंड फोर्थ ऑप्शन कहा गया है वेरी फॉर्मल एंड क्लोज, बहुत औपचारिक तथा निकट। तो देखिए, सबसे यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर आता है आपका थर्ड, सबसे अच्छा, ठीक है, आपका ऑप्शन आता है थर्ड, यानी कि शिक्षक छात्र के संबंध में सबसे सही बात यहाँ पे जो निकल के आती है वो सद्भावना पूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, यानी कि छात्र, यानी कि एक शिक्षक छात्रों के साथ सद्भावनापूर्ण, ठीक है, व्यवहार करेगा, तथा एक जो छात्र रहेंगे, चाहे जितने भी छात्र हैं,
वो अपने शिक्षक के, ठीक है, शिक्षक के को, ठीक है, एक सम्मानपूर्ण नज़र से देखेंगे, उनके बारे में, ठीक है, सम्मान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 248। क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन इन इंश्योर योर इफेक्टिव परसेंस एज टीचर, यानी एक अध्यापक के रूप में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है यूज ऑफ कोऑपरेशन कमांड, यानी सहयोगी समादेश का प्रयोग। सेकंड आपका है मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, यानी आक्रामक कथन करना। थर्ड आपका वेल स्टेब्लिश्ड पोस्चर, यानी कि सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। एंड फोर्थ है आपका बीइंग ऑथोरिटेरियन है, ठीक है, यानी कि प्राधिकरणवादी होना। तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कि अध्यापक के रूप में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने का, ठीक है, सर्वोत्तम अगर देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यानी 62% जो लोग कह रहे हैं वही यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि सुस्थापित भाव भंगिमा, यानी भाव भंगिमा का मतलब, भंगिमा का मतलब मुद्रा, ठीक है। तो ये आपका वेल स्टेब्लिश्ड पोस्चर, ठीक है, द्वारा अध्यापक कक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से क्या करेंगे, संप्रेषण कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही होगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 49, 249 क्वेश्चन है इंस्टेड ऑफ स्पीच एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस आर नोन एज, यानी वह वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है, ठीक है, आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, सेकेंड है आपका एज पर्सनल लैंग्वेज, थर्ड है आपका एज आपका पैरा लैंग्वेज, यानी कि पराभाषा, आपका फोर्थ है एज डिलीवरी, यानी वितरण भाषा के रूप में। तो यहाँ पे 58% लोग कह रहे हैं कि आपका थर्ड ऑप्शन पैरा लैंग्वेज होगा। तो वाणी के बजाय, ठीक है, वाणी के बजाय आपका क्या आवाज़ के जो पहलू हैं, ठीक है, वो किस रूप में जाने जाते हैं, तो वो पराभाषा के रूप में जाने जाते हैं। पैरा लैंग्वेज आपका देखा जाए तो नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल आपका जो संचार के अंतर्गत आता है, और आपका पराभाषा जो आपका स्वर हो गया, आपका पिच हो गया, पिच लेवल हो गया, या बोलने का तरीका, ठीक है, ये सभी आपका पराभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। और पराभाषा जो कि अशाब्दिक आपके संचार यानी कि नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 250 है और इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से टाइम में हम आपको बता देते हैं इसका आंसर। देखिए कहा गया इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फील्ड इन हिंदी, 45% इन इंग्लिश एंड 20% इन बोथ। द परसेंटेज ऑफ पास इन बोथ द सब्जेक्ट इज, कहा गया एक परीक्षा में कुल यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी 100% में 35% छात्र हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, तो आपका हिंदी में 35% प्लस आपके अंग्रेजी में 45%, माइनस कर दीजिए कितना दोनों में फेल हो रहा है, 20%, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका निकल के आता है 80% माइनस 20% इक्वल टू आता है आपका 60%, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट में ये आपके आते हैं, ये आपके आते हैं 100% स्टूडेंट में 60%, ठीक है, लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या बताइए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले की संख्या आपका 100 माइनस 60 कर दीजिए 100 से, ठीक है, 100 माइनस 60 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 40% यहाँ के करेक्ट आंसर निकल के आता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 यानी कि डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 251। तो ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एरर हो गया था, ठीक है, यहाँ पे टाइप करने में, तो इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं, आप लोग परेशान मत होइएगा 251 को लेके। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है 252, कहा गया द आर्गूमेंट इन विच वी स्टार्ट विथ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड इंड विथ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड।
ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं को कहते हैं। आपका फर्स्ट कहा गया है डिडक्टिव लॉजिक, निगमनिक तर्क या निगमनात्मक तर्क। सेकेंड है जनरल लॉजिक यानी सामान्य तर्क। आपका थर्ड है अनयूजुअल लॉजिक यानी असामान्य तर्क। एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है इंडक्टिव लॉजिक यानी कि आगमनिक तर्क या आगमनात्मक तर्क। तो देखिए जब इंडक्टिव की बात आती है, ठीक है, आगमनात्मक तर्क की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए 76% लोग इसका जवाब दे रहे हैं कि इंडक्टिव लॉजिक होगा। तो बिल्कुल हम भी बता दें कि हाँ यही सही होगा, लेकिन क्यों होगा हम बता दें। देखिए इंडक्टिव का होता है, इंडक्टिव लॉजिक किधर से किधर चलता है, विशिष्ट स्पेसिफिक से चलता है जनरल की तरफ, जनरलाइज करता है। यानी कोई चीज़ विशिष्ट है, ठीक है, उसको हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में क्या है, क्यों हो रहा है हम नहीं जानते हैं, तो उसको हम टेस्ट करते हैं बार बार बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, ठीक है, और बाद में हम क्या करते हैं एक नियम पे पहुंच जाते हैं और वो नियम सार्वभौमिक होता है। अब कहेंगे कैसे, हमने एक एग्जाम्पल पहले भी आपको समझाते हुए हमने दिया है। मान लीजिए कि आसमान से, ठीक है, पानी की बूंदें ज़मीन पे गिर रही हैं, तो कुछ कोई लोग अगर देख रहे हैं, ठीक है, ये हम कह रहे हैं स्टार्टिंग की बातें, अभी नहीं, ये सब चीज़ें तो अब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हम कह रहे हैं आसमान से बारिश की बूंदों को देखते हुए कोई व्यक्ति सोचता है कि ये क्यों आता है ज़मीन की ओर, ठीक है। पेड़ से फल गिरता है तो व्यक्ति सोचता है कि क्यों ज़मीन की तरफ गिरता है, पत्ते ज़मीन की तरफ गिरते हैं, ठीक है, तो ये क्यों सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब किसी के मन में विशिष्टता पैदा करता है, क्योंकि ये विशिष्ट है। अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते कि ये क्यों हो रहा है, तो हमारे लिए क्या है, ये एक विशिष्ट है, ये स्पेसिफिक है। लेकिन अगर हम इसको जान लेते हैं, इसके पीछे के कारण को जान लेते हैं, हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, वो जनरल हो जाएगा, हमारे लिए वो सामान्य बातें हो जाएंगी। तो ये क्यों होता है, ये ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इसीलिए कोई चीज़ हमारे अर्थ की तरफ ही चली आती है। बच्चे बाल को ऊपर फेंकते हैं, वो ज़मीन की तरफ लुढ़क के चली आती है, तो ये ग्रेविटी के कारण होता है। अगर ये पता चल गया कि इन सभी चीज़ों के पीछे ग्रेविटी है, तो क्या हो गया, ग्रेविटी आपका नियम बन गया कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो वो ज़मीन की तरफ आके ही गिरता है, क्यों, ग्रेविटी के कारण। तो ये आपका एक नियम बन गया और ये नियम सार्वभौमिक होगा, ग्रेविटी के कारण ज़मीन की तरफ ही सभी चीज़ें आके गिरेंगी, पृथ्वी पे कहीं पे भी आप टेस्ट करके ये देख लें, ठीक है, तो ये सार्वभौमिक हो गया, जनरलाइज हो गया। अगर यही आपका उल्टा होता, ठीक है, आपके पास एक नियम होता, देखिए इंडक्टिव की और खास बातें हैं। इंडक्टिव क्या करता है, नियम बनाता है, सिद्धांत बनाता है, ठीक है, और डिडक्टिव क्या है, निगमनात्मक क्या है, सिद्धांतों के, ठीक है, द्वारा हम किसी चीज़ को, फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी आती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा, इंडक्टिव। तो यहाँ पे बातें हम समाप्त करते हैं, वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जब तक के नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।